कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर मतलब आज के समय पे जो नए सेंटर्स ऑफ पावर है दुनिया में, लाइक यूरोपियन यूनियन, आसियान, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड ह्यूमैनिटीज़ के सारे कंटेंट्स के लिए प्रॉब्लली ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ के बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है। और हाँ, इस चैप्टर को मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है, बहुत ईजी वे में। एंड साथ ही साथ जो नोट्स है उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और पढ़ेंगे कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। Don't underestimate the power of. Don't underestimate the power. Don't underestimate the common of a power. सो द चैप्टर नेम इज कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर और इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर है आपके बुक का। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी आयुष राज। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @blade_learner पर भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। देखो, इस चैप्टर में हमें कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर मतलब प्रेजेंट टाइम के जो सेंटर्स ऑफ पावर है उसके बारे में स्टडी करना है। हम लोगों ने ये जाना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है 1945 में, उसके बाद दो सेंटर ऑफ पावर थे दुनिया में, एक था यूएस और दूसरा था यूएसएसआर। लेकिन 1991 में क्या होता है, यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हो जाता है, वो बिखर जाता है, टूट जाता है। उसके बाद अकेला पावर बचता है यूएस। लेकिन इन सब के बीच में भी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स ऑफ पावर थे, बहुत सारे ऐसे पावर्स थे जो कि राइज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूरोपियन यूनियन, आसियान, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ये सारे नए नए सेंटर्स ऑफ पावर राइज हो रहे थे। और उन्हीं कुछ कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में हमें पढ़ना है, जिसकी जो महत्ता है, जिसका जो सिग्निफिकेंस है, वो 21st सेंचुरी में और ही बढ़ता चला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज यूरोपियन यूनियन। उसके बाद पढ़ेंगे आसियान के बारे में, देन चाइना के बारे में पढ़ेंगे कि चाइना का किस प्रकार से एक बड़े इकोनॉमिक पावर के रूप में राइज होता है। यूएस को जो चैलेंज करने वाले कंट्री बचा है तो वो चाइना है और उसको काउंटर कर रहा है, तो चाइना के बारे में पढ़ेंगे। देन इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम लोग जापान और साउथ कोरिया को भी एज ए इमर्जिंग पावर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद यूरोपियन यूनियन। सो आखिर ये यूरोपियन यूनियन है क्या, कैसे इसका इवोल्यूशन होता है, कैसे बनता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है प्रेजेंट टाइम में, और क्यों इसको कह सकते हैं कि कंटेम्पररी टाइम में ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बड़े आगे सो यूरोपियन यूनियन को हम लोग पढ़ते हैं और इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इसको समझते हैं कि आखिर यूरोपियन यूनियन है क्या। देखो, इसको ना मैं बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरी के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यूरोपियन यूनियन का इवोल्यूशन कैसे होता है, उसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री सिग्निफिकेंस क्या है। इस चीज़ों को अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना तो ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको याद रह पाएगा। बहुत सारे वीडियोज़ में आप देखोगे कि बहुत जल्दी से चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते, कट फॉरवर्ड कर देते हैं, बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, तो चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं दे पाती है। लेकिन मैं इस चीज़ का खासा ख्याल रखूँगा कि जो पूरा स्टेप है, किस प्रकार से वो बना, किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होते हैं, किस प्रकार से कम्युनिटी फॉर्म होते हैं, उन चीज़ों को भी मैं आपको बताते हुए चलूँ, ताकि ये बोर्ड्स के लिए और साथ ही साथ सीयूईटी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और मेरे पे विश्वास करो, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करवा दी जाएंगी और अच्छे तरीके से समझा दी जाएंगी। सो यूरोपियन यूनियन है क्या। देखो, यूरोप के 27 कंट्रियों का एक समूह है यूरोपियन यूनियन। यूरोप के 27 देश, हालांकि इसके मेंबर का नंबर बढ़ते और घटते रहता है समय समय पर, बहुत सारे देश इसमें ऐड होते चले जाते हैं, बहुत सारे देश इससे एक्सिट करते हुए चले जाते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसके कितने मेंबर्स हैं अगर आपसे पूछा जाए तो 27 मेंबर्स हैं। और उन 27 मेंबर्स में से 19 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना एक कॉमन करेंसी भी अडॉप्ट कर लिया है। जैसे इंडिया का करेंसी है, चाइना का अपना करेंसी है, यूएस का करेंसी है, जापान का, कोरिया का, पाकिस्तान का, नेपाल का, सभी देशों के अपने अपने करेंसी है। तो यूरोपियन यूनियन के 19 देश जो है उन्होंने अपना एक कॉमन करेंसी बना लिया कि मेरी करेंसी आज से यही होगी, ठीक है। दूसरे देश में भी यही करेंसी चलेगी, तीसरे देश में भी यही करेंसी चलेगी। फ़ायदा क्या होगा इससे? इससे ट्रेड और आसानी से हो पाएगा, लोगों का जो मोबिलाइजेशन है, जो टेक्नोलॉजी का मोबिलाइजेशन है, वो आसानी से हो पाएगा। इस चीज़ों को आखिर हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी आप ये समझ लो कि 19 देश जो हैं उन्होंने अपनी एक कॉमन करेंसी अडॉप्ट कर ली और उस करेंसी का नाम क्या है? यूरो, ठीक है। फिर बहुत सारे जो देश है इसमें मेंबर स्टेट जो है उन्होंने एक जो वीज़ा फ्री जोन है उसको भी डेवलप कर लिया है। मतलब एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ना, जैसे मैं अगर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा तो उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स से यूएस जाऊंगा, यूके जाऊंगा तो उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो मेंबर स्टेट्स है ना, बहुत सारे देश ईयू के, उन्होंने क्या किया है, वीज़ा फ्री जोन क्रिएट कर दिया है कि अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको ट्रैवल करना है, कोई भी चीज़ करनी है, एक देश से दूसरे देश जाना है,
नो पासपोर्ट नो वीज़ा, कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। और उस जोन को कहते हैं सेंगन जोन। सेंगन जोन इसलिए क्योंकि सेंगन एग्रीमेंट साइन हुआ था 1985 में, और उसके बाद ये सारी चीज़ें बनी थी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। फिर एक इंपॉर्टेंट इवेंट अभी हाल में ही हुआ है। यूनाइटेड किंगडम वो ईयू का मेंबर हुआ करता था, लेकिन वो एग्जिट कर जाता है। कब? 31 जनवरी 2020। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन का जो एग्जिट होता है उसको आप ब्रेग्जिट कहते हो। तो वो बहुत दिनों से ये प्रोसेस चल रहा था और अल्टीमेटली कंप्लीट होता है 31 जनवरी 2020 को। वहाँ पर रेफरेंडम करवाया गया, लोगों से पूछा गया कि क्या आप ईयू के पार्ट बने रहना चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर फाइनली ब्रिटेन वहाँ से एग्जिट कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई थी। और ईयू के जो मेंबर हैं वो अपनी एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी, कॉमन ट्रेड पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, इकोनॉमी में अपना एक कॉमन पॉलिसी क्रिएट करते। तो यही तो काम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और इस यूनियन का मकसद ही यही था कि एक कॉमन पॉलिसी को तैयार किया जाए ताकि हम लोग कलेक्टिव ग्रोथ को अचीव कर पाए। राइट, तो ये एक इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन बना कैसे, उसके इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, उसके जन्म के बारे में बात करते हैं। देखो, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो यूरोप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। अगर मैं बात करूँ 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, ये सेंचुरीज यूरोप का रहा है। पूरी दुनिया पे यूरोप का राज हुआ करता था। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, ये सब ना दुनिया भर में अपनी अपनी कॉलोनी भर भर के रखे हुए थे और पूरी दुनिया पर राज करा करते थे। अपनी कहावत सुनी होगी कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता है। वो इतनी बड़ी इन लोगों की कुव्वत थी और पूरी दुनिया पे ये लोग राज किया करते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, और इसके बाद यूरोप पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब यूरोप के जो लीडर्स थे उनके सामने ये सवाल था कि क्या यहाँ से जो बर्बादी है उस बर्बादी को हम लोग कैसे टैकल करें? क्या हम लोग अपने ही में लड़ते रह गए, उसी चीज़ को कंटिन्यू करें, या फिर हम लोग थोड़ी समझदारी से काम करें और कोऑपरेशन करें ताकि हम लोगों का डेवलपमेंट हो सके, कलेक्टिव डेवलपमेंट। समझ में आ रही चीज़ें कि अब उनके सामने एक प्रश्न था कि क्या जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, क्या वैसा हम लोगों को कंटिन्यू रखना है, या फिर हाथ मिलाकर, दोस्ती करके, साथ मिलकर विकास करना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि पुराने राइवलरी पे वापस जाना है, क्योंकि यूरोप के कंट्रीज एक दूसरे से लड़कट मर रहे थे। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी देख लिया, और उससे पहले भी सेंचुरी तक जैसे ब्रिटेन और फ्रांस की बहुत पुरानी दुश्मनी रही है। जानी दुश्मन, टॉम एंड जेरी जैसी लड़ा करते थे ये लोग। और अल्टीमेटली फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व थे। अल्टीमेटली वहीं से इसका तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर वहीं से तो शुरू होता है। तो ये चीज़ें थी, ये प्रश्न था उन लोगों के सामने कि क्या हम लोगों को अब भी लड़ाई लड़नी, या फिर हमें आगे बढ़ना है, उस चीज़ से में कोऑपरेशन करना है। और इस चीज़ में कोल्ड वॉर का भी काफ़ी बड़ा महत्व आता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। कोल्ड वॉर किसके बीच में? यूएस और यूएसएसआर के बीच में। पूरी दुनिया दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। यूएस कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था और उसको प्रोपगेट कर रहा था, भाई यूएसएसआर कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा था, जिसके अंदर कम्युनिज्म के अंदर सोसाइटी की बात होती है, कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट की बात होती है। हालांकि वहाँ पे फ्रीडम और ये पॉलिटिकल इक्वालिटी और ये सारी चीज़ें नहीं होती। वही यूएस जो था वो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था, फ्री ट्रेड को प्रमोट कर रहा था, और रेगुलेशंस वगैरह इन सब चीज़ों का नहीं होना चाहिए, इस चीज़ की बात कर रहा था। तो दुनिया में यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर का सिलसिला शुरू हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखो, इसका फ़ायदा यूरोप को मिलता है। अमेरिका का ये मानना था कि यूरोप बेचारा बर्बाद हुआ पड़ा है, तो यूएसएसआर उसको पैसे देगा तो ये यूरोप के कंट्री यूएसएसआर के हो जाएंगे, पर्टिकुलरली वेस्टर्न यूरोप के कंट्री। क्योंकि ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज थे, यूरोप के जो ईस्ट साइड में देश थे, वो तो यूएसएसआर की तरफ हो ही गए थे। ठीक है, जैसे पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, मोल्डोवा हो गया, ये सब तो उसके पार्ट थे ही। ठीक है, वेस्ट जर्मनी हो गया, ये सब उसके पार्ट बन गए थे, यूएसएसआर के अंदर में, उसके छत्र छाया में ही थे। लेकिन ये जो वेस्ट यूरोप का पार्ट है, जिसमें यूके आता है, फ्रांस, जर्मनी का जो वेस्टर्न पार्ट था, वो स्पेन, पोर्चुगल, ये सब देश भी नहीं यूएसएसआर में चल जाए, ये बहुत बड़ा टेंशन था यूएस। इसलिए यूएस चाहता था, यूएस की पॉलिसी क्या थी? कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म।
कम्युनिज्म के प्रसार को रोकना, कम्युनिज्म को फैलने से रोकना। लड़ाई चल रही है ना, कोल्ड वॉर चल रहा है, तो यूएसएसआर के प्रसार को, उसके स्प्रेड को रोकना। और यूएस को डर था कि अगर बेचारे ये लोग गरीब रहेंगे ना तो यूएसएसआर इनको पैसे वैसे खिला के अपनी तरफ ले लेगा, तो फिर तो ये तो हार हो गई ना यूएस की। तो इसलिए उसने लॉन्च करा मार्शल प्लान। मार्शल प्लान दरअसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब इंडिया में जैसे फॉरेन मिनिस्टर होता है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वैसे ही यूएस में होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो थे जॉर्ज मार्शल। और उनका ये मानना था कि हमें कम्युनिज्म को रोकने के लिए यूरोप की मदद करनी पड़ेगी। और मदद कैसे? पैसे के थ्रू, हमें पैसा देना होगा भर भर के। और इस मार्शल प्लान के अंतर्गत वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को काफ़ी सारे पैसे दिए गए टू रिवाइव इट्स इकॉनमी, ताकि अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सके। अदरवाइज इकॉनमी बर्बाद रहेगी। जैसे होता नहीं, पाकिस्तान बर्बाद देते, चाइना ने पैसे दिया, अब वो चाइना का एक तरह से गुलाम हो गया। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सब देशों में या जिबूती वगैरह सब में क्या होता है कि चाइना भर भर के पैसा देता है, अपनी तरफ ले लेता है। तो ये चीज़ें उस समझो इस चीज़ को कि यूएस जो था वो इस चीज़ में काफ़ी कंसर्न था कि हमें वेस्टर्न यूरोप का रिवाइवल करना है। तो मार्शल प्लान के अंतर्गत काफ़ी पैसे दिए गए। साथ ही साथ नाटो जैसा ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 1949 में हुआ था, जिसके अंतर्गत सिक्योरिटी को बेटर करने के लिए, सिक्योरिटी में कोऑपरेशन करने के लिए वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ को जोड़ा गया। यूएस कनाडा तो था ही, बाकी वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज, यूके, फ्रांस, जर्मनी, वेस्ट जर्मनी और ये सारे देशों को साथ में लाया गया और एक अलायंस बनाया गया, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंतर्गत सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बातें थी। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। अब देखो, मार्शल प्लान के अंतर्गत बहुत सारा पैसा मिल गया वेस्टर्न यूरोप के कंट्री को, सबसे पहले ग्रीस को मिला और भी कई सारे देशों को मिला। तो उन पैसों का मैगी तो नहीं खा लेंगे, उन पैसों से चाट गोलगप्पा तो नहीं खा लेंगे, उस पैसे का ठीक ढंग से यूज़ होना चाहिए। और ठीक ढंग से यूज़ होने के लिए, यूज़ करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया यूरोप में, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, OEEC। इसका मकसद था कि मार्शल प्लान के अंतर्गत पैसे जो मिले हैं उसका ठीक ढंग से यूज़ किया जा सके। और ये एक फोरम भी क्रिएट करता है, एक मंच क्रिएट करता है जहाँ पर वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज आकर कोऑपरेट कर रहे हैं। तो यहीं से अब देखो धीरे 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 ना अल्टीमेटली यूरोपियन यूनियन बनेगा। लेकिन पूरे प्रोसेस को समझो। सबसे पहले क्या हुआ, 1948 में OEEC का गठन होता है। और ये कब होता है? 1948 में गठन होता है, ताकि जो मार्शल प्लान के अंतर्गत पैसे मिल रहे हैं उसको हम ठीक ढंग से यूज़ कर सके, चैनलाइज कर सके। फिर अब देखो पॉलिटिकल स्फीयर में भी कोऑपरेशन होगा, वहाँ पे इकोनॉमिक स्फीयर में था, पॉलिटिकल स्फीयर में भी कोऑपरेशन होगा। काउंसिल ऑफ यूरोप का गठन किया जाएगा 1949 में, जिसके अंतर्गत ह्यूमन राइट्स के इशू हो गए, या फिर जो पॉलिटिकल लेवल के और भी इशू हो गए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, रूल ऑफ लॉ को लाना, इन सब के ऊपर बातें होगी। तो इसके लिए काउंसिल ऑफ यूरोप का गठन होता है कि भाई इकोनॉमिक लेवल पे तो कोऑपरेट कर रहे हैं, चलो पॉलिटिकल लेवल पे भी कोऑपरेट करते हैं, और इन सब देशों में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात, रूल ऑफ लॉ, इन सब को स्ट्रेंथन करने की बातें करी जाएंगी। ये होता है। फिर यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का गठन होता है, जिसके अंतर्गत आप समझो इस चीज़ को कि कोल और स्टील कितना ज़्यादा यूजफुल होता है। कोल, उस ज़माने की बात करें, कोल अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो कोल और स्टील की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बिजली उत्पादन के लिए, या फिर किसी मशीन को बनाने के लिए, और उन मशीनों का यूज़ करके तरह तरह की फैक्ट्रीज लगाने के लिए। तो कोल और स्टील कम्युनिटी का गठन किया गया, ताकि कोल और स्टील का जो आदान प्रदान है देशों के बीच में वो आसानी से हो पाए। और 6 कंट्री इसमें शुरुआत में आए, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। और इन देशों के बीच में कोल और स्टील के टेक्नोलॉजी और उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं या उसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका आदान प्रदान ईजिली हो पाए, इसके लिए चीज़ें करी गई। उसके बाद EAEC, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। धीरे धीरे देख रहे हो चीज़ों का विस्तार होते चले जा रहा है। EAEC का गठन होता है, जिसको यूरेटम भी कहते हैं। यूरोप का जो एटॉमिक एनर्जी का जो आदान प्रदान है, उसका जो एक्सचेंज है, उसके लिए इसका गठन किया जाता है। यूरेटम ट्रीटी हुई थी रोम में 1957 में। न्यूक्लियर पावर का यूज़ वो कर सके जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो, और न्यूक्लियर एनर्जी से क्या होता है, बिजली पैदा होगा और काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। तो इस चीज़ के लिए यूरेटम ट्रीटी होता है रोम में 1957 में। उसके बाद होता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन। ये ट्रीटी ऑफ रोम अगेन 1957 में एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसके अंदर कॉमन मार्केट का गठन किया जाता है। अब क्या हुआ, एक कॉमन मार्केट बना दिया गया, और वही 6 जो फाउंडिंग मेंबर थे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, वेस्ट जर्मनी, लग्जमबर्ग, इटली, फ्रांस, ये सब साथ में आए और उन्होंने कॉमन मार्केट क्रिएट कर। अब देखो कॉमन मार्केट क्यों ज़रूरी है। देखो इंडिया देखो ना, तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट,
आप पे 1.3 1.4 बिलियन पीपल रहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई सामान बेचते हो रहे हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है, कितने लोगों को अपने सामान को बेच सकते हो। यूरोप के देशों को देखोगे ना तो हमारे गांव से भी या हमारे शहर से भी या एक छोटे से राज्य से भी उसकी आबादी कम होती है। तो मान लो अगर मैं फेयर लवली बनाता हूँ तो कितने को बेच पाऊंगा, कितने को गोरा कर पाऊंगा, वहाँ तो पहले लोग गोरे हैं, जोक सपाट। बट अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ तो कितने लोगों को बेच पाऊंगा, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ मात्र। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा, आप बेटर कैसे होते चले जाओगे, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा नहीं। आप प्रोडक्ट को बना रहे हो तो उसको मार्केट करने के लिए लोग होने चाहिए ना, खरीदने के लिए, तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगी, तभी जो जीडीपी इंक्रीज कर पाएगी। बट यूरोप के दोस्त छोटे मोटे नन्हे मुन्ने से थे, तो बोले कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो क्या करते हैं, अपन लोग कॉमन मार्केट क्रिएट कर देते हैं। यार तुमको अपना सामान बेचना है, आ जाओ मेरे देश में, मेरे को सामान बेचना होगा, मैं तुम्हारे देश में चला जाऊंगा। तो ऐसे करके उन्होंने एक कॉमन मार्केट क्रिएट कर लिया कि रिस्ट्रिक्शंस ना रहे। अगर मेरे को सामान है यहाँ पर, मैं आसानी से श्रीलंका जाके तो नहीं बेच सकता हूँ, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, बहुत सारे लॉ होंगे, रूल्स होंगे, इवन करेंसी भी अलग है, फिर हमें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, है ना दिक्कत। लेकिन उन सब देशों ने कहा भाई ये सब चीज़ें झंझट ही खत्म करते हैं, हम लोग कॉमन मार्केट क्रिएट करते हैं जिसमें कस्टम ड्यूटी एक बार देंगे और सारी जगहों पे अपने सामान को बेच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, झमेला ही खत्म। तो हमारा मार्केट क्या होगा, इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगी। हालांकि बाद में ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है बाद में ख़त्म हो जाता है 2007 में, क्योंकि ईयू बन जाता है उस समय। अब देखो बहुत सारे कम्युनिटी बन चुके हैं, उन सब का मर्जर होगा और इसको मर्जर ट्रीटी कहते हैं, इसको ब्रुसेल्स ट्रीटी भी कहते हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम का कैपिटल है, तो वहीं पर ट्रीटी हुई थी, जिसके अंतर्गत ये जो कम्युनिटी था ना, कोल स्टील कम्युनिटी, एटमिक एनर्जी कम्युनिटी और इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसको अब मर्ज करके बना दिया जाता है यूरोपियन कम्युनिटी। ये जो 3 अलग अलग कम्युनिटी थे उनको मर्जर हो जाता है। यूरोपियन कम्युनिटी का एक्सपेंशन भी समय समय पर देखा गया, डेनमार्क ने, आयरलैंड ने, यूके ने फिर ज्वाइन किया 1973 में। फिर पहला डायरेक्ट इलेक्शन होता है यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए। देखो यूरोपियन पार्लियामेंट का भी गठन कर दिया गया कि भाई हमारी बातें कहाँ रखूँगा मैं, मेरी वॉइसेस को रेज करना होगा, अगर मुझे मेरा कोई कंसर्न होगा तो मेरे लिए कोई फोरम होना चाहिए ना। आप सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं तो एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं अपने वॉइसेस को रेज कर सकूँ, मैं अपने कंसर्न को रेज कर सकूँ और कलेक्टिव डिसीजन ले सकूँ। तो उसके लिए यूरोपियन पार्लियामेंट का गठन होता है और पहला इलेक्शन किया जाता है, पहला इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती चली। ग्रीस ने इसको 1981 में ज्वाइन किया, स्पेन और पोर्चुगल ने 1986 में इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ का याद रखना कि यूरोपियन जो यूनियन है, पार्लियामेंट तो बन गया लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक फ्रेम नहीं हो पाया है। बहुत बड़ा प्रयत्न किया गया कि यूरोपियन यूनियन का एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो जाए, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा टसल चलता रहता है, कोई राजी नहीं होता है, पास नहीं हो पाता है। तो इस कारण से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम अभी तक नहीं हो पाया। एनीवे, तो एक्सपेंशन होता चला गया, बहुत सारे देश इसको समय समय पर ज्वाइन करते चले गए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 1985 का सेंगन एग्रीमेंट। सेंगन एग्रीमेंट के थ्रू क्या चीज़ें होती है कि हम लोग वीज़ा फ्री जोन क्रिएट कर देंगे। वीज़ा फ्री जोन मतलब बॉर्डर को ओपन कर देंगे। जैसे इंडिया नेपाल में कैसे है कि हम लोग एक नेपाल घूम के आ जाते हैं, कोई पासपोर्ट कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, नेपाल वाले लोग यहाँ पे आ जाते हैं, कोई पासपोर्ट कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह आप समझ सकते हो कि सेंगन एग्रीमेंट किया गया, जिसके अंदर जो भी कंट्रीज होंगे वो लोग क्या करेंगे, वीज़ा फ्री जोन क्रिएट कर देंगे। मेरे को सामान बेचना होगा तुम्हारे देश में, तुमको सामान बेचना होगा मेरे देश में, कोई वीज़ा की टेंशन नहीं है, सामान बेचो, घूमो फिरो, पढ़ाई लिखाई करो, जो करना ही करो। तो दिस इज सेंगन एग्रीमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दिस दे क्रिएटेड अ वीज़ा फ्री जोन। ऑल्सो अगर हम इंडियन हैं, अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें एक वीज़ा लेना पड़ता है, सेंगन वीज़ा, और उसके बाद हम जो भी मेंबर स्टेट्स है उसमें आसानी से घूम पाते हैं। 1995 में ये इफेक्टिव होता है और करेंटली इसके 27 मेंबर स्टेट। अच्छा, 27 मेंबर स्टेट सारे यूरोपियन यूनियन के नहीं हैं, ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखना। जो 4 यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं वो सेंगन एग्रीमेंट के पार्ट नहीं है, जिसमें आता है नाम बेल्जियम का, उसके बाद आता है क्रोएशिया का, उसके बाद आयरलैंड का एंड देन आपका आता है रोमेनिया का। तो ये सारे जो देश है, ये चारों देश ने अभी तक ये सेंगन एग्रीमेंट के पार्ट नहीं है, जो कि यूरोपियन यूनियन के पार्ट है बट सेंगन एग्रीमेंट के पार्ट नहीं है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे। तो 27 मेंबर स्टेट है सेंगन एग्रीमेंट के, और भी कुछ ऐसे देश जो कि यूरोपियन के पार्ट नहीं, यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं, वो सेंगन एग्रीमेंट के भी पार्ट है। तो बस उतना कंफ्यूज मत होना, बस इतना याद रखना, सेंगन एग्रीमेंट में 27 मेंबर स्टेट है अभी। उसके बाद वो घड़ी आ गई जिसके थ्रू यूरोपियन यूनियन का गठन।
और वो गठन होता है 1992 में मास्ट्रिच ट्रीटी के अंतर्गत। मास्ट्रिच एक जगह का नाम है, नीदरलैंड्स में है, और वहाँ पर ट्रीटी होता है और फाइनली डिसाइड किया जाता है कि ये कम्युनिटी और ये सारी चीज़ों को ख़त्म करो, एक यूनियन का गठन करो, और वो यूनियन बन जाता है। ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन कहा जाता है, और 1992 में मास्ट्रिच ट्रीटी के अंतर्गत फाइनली यूरोपियन यूनियन का गठन हो जाता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि यूरोपियन यूनियन का गठन कब होता है, कब हुआ था, आप कहोगे फटाक से 1992। यूरोपियन सिटीजनशिप अब क्रिएट कर दिया गया, नाउ यू आर अ सिटीजन ऑफ यूरोप, ठीक है। तो इस चीज़ का बना दिया गया, यू आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ फ्रांस और ग्रीस और ऑल दोज कंट्रीज, बट ऑल्सो यू आर ए सिटीजन ऑफ यूरोप की चीज़ें। साथ ही साथ एक दूसरे कंट्रीज में मूव करने को भी आसानी बनाया गया। कॉमन फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी इस्टेब्लिश करी गई। मॉनेटरी यूनियन बनाया गया 1999 में। उन्होंने सोचा कि यार अभी भी दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है कि मैं अगर सामान है उसको दूसरे कंट्री में जाकर बेचने जा रहा हूँ, तो वहाँ की करेंसी ही अलग है, तो सामान बेचने में खरीदने में दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने बोला कि क्या कर सकते हैं, करेंसी सिमिलर कर लेते हैं नहीं यार, कहाँ दिक्कत। ये जो 10 गो करेंसी है उसको साइड में रखो, करेंसी एक ही बना लेते हैं। मॉनेटरी यूनियन के थ्रू यही चीज़ किया गया। 1992 में ये मॉनेटरी यूनियन बनाया गया, जो कि 2002 से इफेक्टिव था। इसके थ्रू यूरो नाम की एक नई करेंसी बनाई गई, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने, 19 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ ने अपना करेंसी बोला कि आज से ख़त्म, आज से अपनी करेंसी क्या, यूरो। अब फ़ायदा होगा, इससे ट्रेड करने में आसानी होगी। यहाँ पे आप कंट्रीज़ देख सकते हो जहाँ पे यूरो एज अ करेंसी चलता है। नोबेल पीस प्राइज़ भी मिलता है 2012 में। अब सोचोगे सर यूरोपियन यूनियन को काहे नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पे हर देश दूसरे देश से लड़ रहा है, मारा पीटी चल रहा है, वो उसका कपार फोड़ देता है, वो उसका पैर तोड़ देता है। शताब्दियों से लड़ाई चली आ रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारकाट कर लिया इन्होंने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारकाट कर लिया। यूरोपियन यूनियन के बनने के बाद मारकाट होता है नहीं, या बहुत कम। शांति आ गई, प्यार मोहब्बत से रहने लगे ये लोग। तो कितना अच्छा काम किया यूरोपियन यूनियन ने, चलो इसको नोबेल पीस प्राइज़ दो। और फाइनली 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है, वो पीस एंड डेमोक्रेसी अपलिफ्टमेंट एंड रिकन्सिलिएशन एंड ह्यूमन राइट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि ईयू जो है ना, वो कई बार देखने से ऐसा लगता है कि वो एक नेशन स्टेट, वो एक देश। ये प्रश्न बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। कई बार देखने से ऐसा लगता है कि यूरोपियन यूनियन एक देश है। क्या सच में? नहीं, से तो यूनियन है, एक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन देखने से ऐसा लगता है, बिहेव जो उसका होने लगा है, बिहेवियर जो है, वो एक नेशन स्टेट के तौर पर। इंडिया एक देश है या नेशन स्टेट है, कैसे पता चलता है? भाई इंडिया का अपना एक फ्लैग है, एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है, अपना एक डोमेस्टिक पॉलिसी है, अपनी गवर्नमेंट है, यहाँ के लोगों का शेयर्ड कल्चर है, शेयर्ड हिस्ट्री है, कॉमन मार्केट है। क्या यूरोपियन यूनियन भी ऐसा ही है? देख के तो ऐसा ही लगता है। अपना फ्लैग, अपना एंथम, अपना फॉरेन फाउंडिंग डेट, अपना करेंसी। यूरोपियन यूनियन का फ्लैग देखा है आपने? ये फ्लैग है उसका, जिसमें 13 स्टार बने हुए हैं, ऐसे गोल से साथ 13 स्टार बने हुए, जो किस चीज़ को, जो कि प्रॉस्पेरिटी को डिनोट करता है। तो उनका अपना फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट, करेंसी है, अपनी कॉमन फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी है उन सब देशों की। और ये एक सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से समझना। जैसे यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें इंडिया एक मेंबर है, चाइना एक मेंबर है, यूएस एक मेंबर है, नेपाल एक मेंबर है, सभी एक मेंबर है। लेकिन यूनाइटेड नेशन हमारे बिहाफ पे डिसीजन नहीं ना लेता है। यूनाइटेड नेशन ये नहीं ना डिसाइड करेगा कि इंडिया की पॉलिसी किस प्रकार से होगी। इंडिया क्या डिसीजन लेगा, या चाइना क्या डिसीजन लेगा, यूएस क्या डिसीजन लेगा, नेपाल क्या डिसीजन लेगा। इंडिया, चाइना, यूएस, नेपाल, they haven't given the right to decide on their behalf कि भाई मेरे लिए डिसीजन लो। लेकिन ईयू क्या है?
EU एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से उसमें फ्रांस है, उसमें ग्रीस है, स्पेन है, पोर्चुगल है। इन लोगों ने अपने डिसीजन मेकिंग पावर को दे दिया है कि भाई तुम मेरे लिए डिसीजन ले लो। तो देख रहे हो, कंट्री से भी ऊपर हो गया ऑर्गेनाइजेशन। अब वो ऑर्गेनाइजेशन कंट्री के लिए डिसीजन ले रहे हैं। मतलब these countries have diluted their decision making power and give that to the organization or the union, European Union, and that's why it is known as a supranational organization. Nation से भी ऊपर हो गया ये। United Nation isn't a supranational organization. It is just an international organization. ये बस एक international organization है। Even कि मैं आपको बताऊँ कि United Nation ने कोई decision लिया, it is not bound to follow that. आप चाहो तो मना कर दोगे कि हम नहीं decision follow करेंगे, होता भी है। बट EU क्या है भाई, आपने अपने मर्जी से उसको दे दिया पावर कि EU यार मिडिल डिसीजन ले रहा। दैट्स वाई EU एक सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सभी देशों के इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी को वो अफेक्ट करता है, वो डिसाइड करता है। साथ ही साथ और भी कई सारे देशों को अपने साथ मिलाता हुआ चला आ रहा है। 1991 में जब USSR का डिसोल्यूशन होता है तो बहुत सारे जो सोवियत स्टेट्स पुराने वाले वो टूट के फिर यूरोपियन यूनियन के पार्ट भी बन जाते हैं। मतलब यूरोपियन यूनियन के पार्ट बना लिया जाता है उनको। हालांकि ये प्रोसेस उतना आसान नहीं था। बहुत सारे देश इस चीज़ के लिए राजी नहीं थे कि मेरे डिसीजन को यूरोपियन यूनियन लेगा। ठीक है, मान लो मोल्दोवा एक देश, ठीक है, वो USSR का पार्ट, वो अलग हो गया। अब मोल्दोवा ने सोचा भाई मैं यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लो। उसको फायदा दिखा कि भाई यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करते तो काफ़ी फायदा मिलेगा, कॉमन मार्केट मिल जाएगा, अपने सामान को उधर बेच सकते हैं, वो लोग यहाँ पर बेचेंगे, ट्रेड होगा, टेक्नोलॉजी का शेयर होगा, कैपिटल का शेयर होगा, पीपल का मूवमेंट होगा, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे। लेकिन इसमें दिक्कत भी है, मेरे डिसीजन अब EU लेगा तो ये सॉवरेनिटी पे भी बात आ जाती है कि आपके कंट्री के डिसीजन आप लोगे ना, लेकिन अब EU लेता है। सो इसके लिए भी काफ़ी सारे कंट्री इस चीज़ से चिंतित रहते हैं। और साथ ही साथ EU में नए मेंबर्स का जो एडिशन है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर भी अलग अलग राय है। जैसे फॉर एग्जांपल टर्की या टर्की है। टर्की जो है, टर्की का नया नाम है टर्की। तो टर्की जो है वो बहुत सालों से ये प्रयत्न कर रहा है कि EU का मेंबर बन जाए। टर्की का कुछ पार्ट ना यूरोप से ही मिलता है, ज़्यादातर पार्ट हालांकि एशिया में है बट कुछ पार्ट यूरोप में भी है। तो बहुत दिन से ये प्रयत्न कर रहा है कि हम यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन जाए, बट बहुत सारे कंट्री इस चीज़ को रेसिस्ट करते हैं, कहता है कि उसको नहीं बनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ अब बात कर लेते हैं हम लोग कि यूरोपियन यूनियन जो आप कहते हो सर कि बहुत बड़ा सेंटर ऑफ पावर है, कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर है, इसका इन्फ्लुएंस क्या है? क्यों आप कहते हो कि ये इतना बड़ा एक सेंटर ऑफ पावर? इसके इकॉनमी की बात, इसके GDP की अगर बात करूँ ना तो 2016 में $17 ट्रिलियन था। अमेरिका के बाद सबसे बड़ा जो इकॉनमी है, अगर आप इसको एज अ होल मान लो, यूरोपियन यूनियन का है। यूरो जो इस करेंसी है वो US डॉलर के लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड की अगर बात करो ना तो दुनिया में इवन की यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज़्यादा ट्रेड में शेयर EU का हो गया है। इसका जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, इसके कारण वो एशिया में, अफ्रीका में भी अपना डोमिनेंस दिखाता है। साथ ही साथ WTO में भी अपनी आवाज़ को ज़्यादा बुलंद तौर पर रख पाता है। तो ये सब पॉइंट्स पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। फिर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की बात करूँ तो फ्रांस जो कि EU का मेंबर है, वो UNSC में एक परमानेंट मेंबर है। UNSC यूनाइटेड नेशन का सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। उन 5 परमानेंट मेंबर में फ्रांस भी एक है। तो कितना पावरफुल है समझ सकते हो। और परमानेंट मेंबर होने पर आपको वीटो राइट मिल जाता है, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। आप अगर कह दोगे नहीं तो मतलब नहीं। और बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर तो है ही, और इस कारण से वो US की पॉलिसी को भी काउंटर कर पाता है। जैसे 2003 में, आगे भी हम लोग बात करेंगे, जब इराक पे इन्वेजन की बात आई, इराक पे इन्वेड करने की बात आई, तो US इस चीज़ में राजी था, लेकिन फ्रांस बोला कि नहीं करना चाहिए। हालांकि US ने कर दिया अटैक, बट ये चीज़ आप समझो, US को काउंटर करने के लिए भी वहाँ पे यूरोप का कंट्री मौजूद है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, US उस पर सैंक्शन लगा रहा था। US बोल रहा था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे वो डेवलप कर रहा है, तो इसके कारण से उस पर सैंक्शन लगाएंगे, उसको बंद करेंगे। फ्रांस ने बोला नहीं, आप नहीं कर सकते हो या नहीं करोगे। तो US को काउंटर करने के लिए वहाँ पे यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर बैठा हुआ है। ठीक है,
फिर चाइना में ह्यूमन राइट्स वोलेशन होता है, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन होता है, तो उस समय पे भी आवाज़ उठाई जाती है यूरोपियन यूनियन के मेंबर के द्वारा। सो इस कारण से उसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी है। मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करो तो यूएस के बाद दुनिया में सबसे बड़ी जो आर्मी है, आर्म फोर्स है, वो यूरोपियन यूनियन की है। दुनिया में यूएस के बाद सबसे ज़्यादा खर्चा भी मिलिट्री पे यही करता है। इसका एक मेंबर फ्रांस, जो कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, 550 से ज़्यादा इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इसके बाद स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी ये दुनिया का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो इन सब कारणों से आप कह सकते हो कि हाँ, यूरोपियन यूनियन बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, पावरफुल एक सेंटर ऑफ पावर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब ऑर्गेनाइजेशन है तो सब लोग खुशहाली में रहेंगे, सब लोग दोस्त दोस्त से रहेंगे। बहुत सारे डिफरेंसेस भी आते हैं, बहुत सारे बात मतभेद भी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब इराक इन्वेजन, वही मैं एग्जाम्पल दे रहा था 2003 का, जब यूएस ने बोला कि भाई मैं अटैक करने जा रहा हूँ सद्दाम हुसैन को ख़त्म करने, और सद्दाम हुसैन वहाँ पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है। हुआ क्या था कि 2003 में इराक में प्रेसिडेंट है सद्दाम हुसैन, और अमेरिका चाहता था कि उसको हटा दे ताकि वहाँ पे तेल वेल पे कब्जा कर सके। तो अमेरिका उस पर अटैक करने जा रहा था। यूएन ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी, बट अमेरिका कह रहा था कि मैं तो जाऊँगा अटैक करने। तो यूके ने, मतलब ब्रिटेन ने इसका साथ दिया था, लेकिन फ्रांस, जर्मनी ने बोला कि नहीं, गलत कर रहे हो आप। तो देख रहे हो, एक मेंबर कह रहा है कि हाँ ठीक है चलो करते, लेकिन दूसरे जो मेंबर्स हैं वो इसको मना कर रहे हैं। फिर बहुत सारे देशों में यूरो एक्सकेप्टिज्म भी है। यूरो एक्सकेप्टिज्म मतलब यूरोपियन यूनियन को सकभरी निगाहों से भी देखते हैं कि भाई वो मेरी सोवरेनिटी को ले जाएगा, मेरे डिसीजन मेकिंग पावर को वो खत्म कर देगा। तो ये भी कंसर्न है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मार्गरेट थैचर, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने अपने आप को अलग रखा था, अपने कॉमन मार्केट में उसको इंक्लूड नहीं किया था। करेंसी को भी उसने अडॉप्ट नहीं किया था यूरो को, वहाँ पे पाउंड ही चलता था। सोच रहे हो? तो उनके मन में ये भाव रहता है कि यूरोपियन यूनियन के पार्ट बनने से हमारे पावर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, डेनमार्क और स्वीडन, उन्होंने भी रेसिस्ट किया था मास्टर ट्रीटी को और यूरो को अडॉप्ट करने से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप कह सकते हो कि कई मतभेदों के कारण, कई सारे इशूज़ के कारण ईयू के मेंबर जो है वो कुछ मसलों पे कोऑपरेट भी नहीं करते। कुछ मसलों पे, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के इशू हो, इकोनॉमिक इशू हो, डिफेंस इशू हो, उन सब पे कोऑपरेशन में उनमें दिक्कतें भी आती। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरोपियन यूनियन। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यूरोपियन यूनियन का इवोल्यूशन किस प्रकार से होता है, किसके उसके सिग्निफिकेंस की बात की, उसके पावर की हम लोग बात की। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं, और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दें। ये आपके अंडरस्टैंडिंग को भी बेहतर करेगा, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लाएगा कि हाँ, जो भी मैंने सीखा है उसका आंसर मैं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इंग्लिश रिलेटेड में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट बनाने का क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस था। अगेन 4 ऑप्शंस हैं। वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल पर्सनली चेक दैट, और उसके बाद ही अगले पार्ट की तरफ हम लोग बढ़े। ठीक है, चल इसका आंसर दो आप लोग, फिर हम लोग चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। और अगला जो सेंटर ऑफ पावर है दैट इज आसियान। सो आसियान के बैकग्राउंड को सबसे पहले जान लेते हैं। अगर मैं बात करूँ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, तो उनको पास में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है, बहुत सारे क्राइसिस हुए, रिपीटेड कॉलोनाइजेशन, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो या जापानीज़ हो। इन लोगों ने साउथ ईस्ट नेशंस को काफ़ी लंबे समय तक अपनी अपनी कॉलोनी बना के रखी है। तो यहाँ पर ये दिक्कत है। फिर जब आज़ाद हुए उसके बाद भी यहाँ पर जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम, काफ़ी सारे दिक्कतें फेस करनी पड़ी। पॉवर्टी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये सब झेलना पड़ा। साथ ही साथ कोल्ड वॉर के समय में कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे जो कि यूएस के सपोर्ट में चले गए थे, कुछ कंट्री ऐसा था कि जो यूएसआर के सपोर्ट में चले गए थे। तो उस कोल्ड वॉर के पचड़े में भी ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है वो काफ़ी सारा उस प्रॉब्लम में फेस कर रहे थे। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि जो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस होता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट होता है, इससे भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला था। दरअसल जब अगर मैं नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करूँ, तो जब दुनिया 2 गुटों में डिवाइड हो गई थी, तो उस समय एक नॉन अलाइंड मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था कि भाई हम किसी ग्रुप के पार्ट नहीं बनेंगे, जिसमें इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इन सब का काफ़ी बड़ा रोल था। इन लोगों ने लीडर के तौर पे इस नॉन अलाइंड मूवमेंट को शुरू किया था। इसमें बात यही थी कि भाई हम किसी ग्रुप को क्यों ज्वाइन करें, हम अपनी पॉलिसी को खुद से फॉलो करेंगे।
तो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ थे इन लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इन लोगों को नहीं मिला। इनके अंदर में जो कोऑपरेशन और जो इंटरेक्शन की बात थी वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो यार अपन लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उसका नाम रखा आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यहाँ पर वर्ड है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उन लोगों ने इस एसोसिएशन को बनाया, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। इसके जो फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडिंग कंट्री या आप जो कह सकते हो फाउंडर कंट्री, वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक है, और ये कब बना? 1967 में। अच्छा, इसको याद रखने के लिए एक तरीका ये है कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है। कभी भी एमसीक्यू में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि देखो ना, हमारे देश में क्या है कि एससी और एसटी होते हैं, ग्रुप है ना, जिनको रिजर्वेशन वगैरह मिला पड़ा है। तो शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना। शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, वो ट्राइबल पीपल हैं, दे आर नॉट वेरी कनेक्टेड विद द मेन स्ट्रीम पीपल एंड मेन स्ट्रीम जनता एंड गवर्नमेंट। तो एसटी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन है इंपॉर्टेंट? एसटी। इंपॉर्टेंट कौन है? एसटी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, दीज कंट्रीज आर द फाउंडर्स ऑफ आसियान। बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन किया गया था, बैंकॉक में ये चीज़ साइन करके आसियान का गठन किया गया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इंडोनेशिया में, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर्स। अभी के समय की बात करें तो इससे 10 मेंबर हैं, 5 इसके फाउंडर हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, और बाद में ज्वाइन किया इसको लाओ, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पीडीआर, ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, म्यांमार एंड कंबोडिया। तो ये 10 कंट्री आसियान के मेंबर हैं। कैसे याद रख सकते हैं? तो एमबीबीएस का टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। ऑफ का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। टी से क्या हो गया? अब देखो, इस तरीके से आप याद करोगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से याद रहेगा। टी से थाईलैंड हो गया, वी से वियतनाम हो गया, सी से कंबोडिया, एल से लाओ पीडीआर, आई से इंडोनेशिया हो गया, पी से फिलीपींस हो गया, एम से अगर देखोगे तो म्यांमार हो गया। उसके बाद बी से जो है ना वो ये जो है बर्मा है। ठीक है, बी से क्या है? बर्मा, जिसका नया नाम है म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार को आप बर्मा भी कह सकते हो। तो यहाँ पे बर्मा हो गया। फिर बी से आप देखोगे तो आपका ब्रुनेई दारुसलाम हो गया, और एस से सिंगापुर हो गया। तो ये आपके 10 कंट्री हो गए जिसको आप याद रख सकते हो। यहाँ पर आप मैप में देख लो, ये साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री हैं, ये सारे कंट्री आपको दिखेंगे। दीज आर द मेंबर्स ऑफ आसियान। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्वियसली इनका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि म्यूचुअल कोऑपरेशन से हम लोग ग्रोथ करें, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाना, पीस एंड स्टेबिलिटी लेके आना इस रीजन में ये देखा गया कि काफ़ी सारे देश जो हैं एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं, वो चीज़ ना हो। तो रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाए, यूएन चार्टर, यूएन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाए। डिफरेंस है, जो भी अगर कभी दिक्कतें आती है तो उसको शांति से बैठ के अपन लोग सुलझा लेंगे, ये नहीं कि लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो चीज़ ना करें। आसियान वे क्या है? अब इसको समझो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका चाहे, जिसको मैं स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप याद करके रखना, रट के चलना, क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका। आसियान वे क्या है? आसियान का तरीका क्या है? आसियान वे डेवलप होता है ट्रीटी ऑफ अमेठी एंड कोऑपरेशन। ये ट्रीटी हुआ था जो कि 1976 में हुआ था, उसके थ्रू ये आसियान वे को डेवलप किया गया। इसका मतलब ये हो गया कि भाई अपन लोग एक ग्रुप है ना, दोस्त हैं, तो हमारे बीच में जो इंटरेक्शन होगा ना वो इनफॉर्मल होगा। मतलब ऐसा फॉर्मल इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, अपन लोग दोस्त हैं। ऐसे थोड़ी है कि जब दोस्तों से मिलते हो तो कैसे मिलते हो? गाली गलौज करना शुरू कर देते हो, या फिर उसको निहायती बेइज्जत करते हो, या उसको मतलब ऐसा फॉर्मेलिटी तो नहीं रखते हो ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको मस्त बैठ के चाय नाश्ता कॉफ़ी, क्या कोई भी डिफरेंसेस हैं, मेरे मन में जो बात है तुम्हारे मन में जो बात है, चलो यार बैठ के बात करते हैं और चीज़ों को सुलझाते हैं। ऐसा फॉर्मल रखने की ज़रूरत नहीं, तो वो दोस्त का लेवल होता है। हाँ, अगर फॉर्मल रखोगे तो फिर वो कोऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो ये इनफॉर्मल रखने के, अब इसका मतलब ये नहीं है कि लाओ पीडीआर और ब्रुनेई दारुसलाम जो है बैठ के चाय पी रहे हैं, ठीक है, चाय दारू पी रहे हैं, दारुसलाम नाम में, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार दारू पिला, वो नहीं होता है। मतलब ये कि इनफॉर्मल वे ऑफ इंटरेक्शन होगा। वी डोंट नीड एनी फॉर्मल सेटअप एंड फॉर्मल चैनल टू कम्युनिकेट एंड टू रेज आवर कंसर्न एंड टू कम्युनिकेट। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटरिस्ट, कभी एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे के खिलाफ चीज़ें नहीं बोलेंगे, कोऑपरेटिव होगा। तो आसियान वे मतलब एक ऐसा फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन जो कि इनफॉर्मल हो, नॉन कन्फ्रंटरिस्ट हो और कोऑपरेटिव, इसको आप आसियान कहोगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के इंडिपेंडेंस की, सोवरेनिटी की, इक्वालिटी की, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की और नेशनल आइडेंटिटी की।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को अपने यहाँ पर नहीं आने देंगे। 1994 में फिर आसियान रीजनल फोरम का भी गठन किया जाता है, जिसके अंदर में सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में को भी कोऑपरेशन की बात करी गई थी। आसियान कम्युनिटी के पिलर्स की बात करें तो 3 पिलर्स है, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी और सोशल कल्चर कम्युनिटी। सोशल कल्चर कम्युनिटी का काम क्या है आसियान का? उसका काम है पॉवर्टी इरेडिकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना, ह्यूमन पोटेंशियल को बेटर करना, सोशल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को इंश्योर करना, पॉवर्टी इक्विटी को इंश्योर करना, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको प्रिजर्व करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना। ये किसका काम है? आसियान सोशो कल्चर कम्युनिटी का। फिर दूसरा है इकोनॉमिक कम्युनिटी। इकोनॉमिक कम्युनिटी का काम क्या रहेगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका मेन मकसद होता है, और FTA फ्री ट्रेड एरिया का गठन किया जाए ताकि इन्वेस्टमेंट, लेबर, सर्विस, कैपिटल इन सब का फ्लो हो सके एक दूसरे कंट्री के बीच में। देन सेकेंड थिंग कि एक कॉमन मार्केट क्रिएट किया जाए, जैसे यूरोपियन यूनियन के किया गया था ना, वैसा ही यहाँ पर भी एक कॉमन मार्केट क्रिएट किया जाए ताकि आसियान स्टेट के जो भी कंट्रीज़ हैं वो बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को गेन कर सके। थर्ड है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। इसका काम क्या होगा? फिर सिक्योरिटी इशूज़ को देखना, मतलब कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट इस तरीके का नहीं हो जाना चाहिए कि हम लोगों को हथियार उठाना पड़े और एक दूसरे से लड़ाई लड़नी पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस और ये सारी चीज़ें फलाना ढिमकाना करना है ताकि एक दूसरे के सोवरेनिटी को हमें रिस्पेक्ट करना है, उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना है, कभी एक दूसरे पर हमला नहीं करना है, हम लोग बैठ के मिल बांट के चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी। सॉवरेन राइट्स को अपहोल्ड करना मेंबर स्टेट्स के, वही चीज़ जो मैंने आपको बता दिया। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज आसियान विजन 2020। 2020 में आसियान का विजन रखा गया। विजन क्या रखा गया कि आसियान का क्या विजन है आगे आने वाले समय के लिए, कि हम एक ऐसा जोन बनाएंगे जो पीस, फ्रीडम और न्यूट्रलिटी की बात करेगा और साउथ ईस्ट एशिया को एक पीसफुल एंड स्टेबल रीजन बनाएगा, जिसमें हर देश एक दूसरे के पीस के लिए काम करेंगे और जस्टिस को रिस्पेक्ट करेंगे, रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करेंगे, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे। ये एक आउटवर्ड लुकिंग रोल है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। मतलब ये हुआ कि अपने रीजन के साथ साथ दुनिया में भी जो रूल ऑफ लॉ है, जस्टिस है, उस चीज़ को प्रोपगेट करेंगे, उस चीज़ को बढ़ाने की बात करेंगे। तो एक आउटवर्ड लुकिंग रोल था। अपने एरिया में तो पीस तो उन्होंने बना लिया, बट दुनिया में भी इस चीज़ को फैलाने के लिए प्रयत्न कराया जाएगा। आसियान के सक्सेस स्टोरीज़ की अगर बात करें तो इसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा। ये किस चीज़ को प्रमोट करता है कि भाई नेगोशिएशन कर लेते हैं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, अपन लोग इस रीजन में पीस को एस्टैब्लिश करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कंबोडिया में जब दिक्कतें आई थी या ईस्ट तिमूर में जब दिक्कतें आई थी तो उन लोगों ने बातचीत से मसले को सुलझा लिया था। ये सक्सेस है आसियान का। US चाइना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं आसियान के साथ। आसियान इतना ग्रो कर चुका है कि हर एक देश चाहता है, इंडिया, चाइना, US, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब देश चाहते हैं कि आसियान के साथ हम लोग काम करें, ठीक है। उनके क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत ही कोऑपरेशन के साथ ये सारे कंट्री काम करते हैं, तो उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना, ये सब चीज़ें बातें चलती रहती हैं। और इंडिया और चाइना के लिए भी आप समझ सकते हो, ये दोनों एशिया के ग्रोइंग इकॉनमीज़ है ना, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट पार्टनर बन के उभरा है हाल के समय में। इंडिया के और आसियान की बात करें तो कोल्ड वॉर के समय पे इंडिया ने उतना ज़्यादा आसियान पे ध्यान नहीं दिया था, उतना ज़्यादा इनके साथ रिलेशंस नहीं थे। लेकिन अब इंडिया आसियान की महत्ता को समझता है, आसियान की इंपॉर्टेंस को समझता है। उसके बाद से आप देखोगे 2002 से हर एक साल इंडिया एक एनुअल समिट करता है, आसियान के साथ बैठता है, डिस्कस करता है चीज़ों को, मीटिंग्स होती है। और 3 आसियान कंट्री हैं, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, उसके साथ तो उसने ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है इंडिया ने। 2010 में आसियान इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इफेक्ट में आ चुका है। और अगर मैं बात करूँ लुक पॉलिसी की, लुक पॉलिसी दरअसल 1991 के बाद की बात है। देखो 1991 तक बातें इस प्रकार से थी कि हम लोग एक ऐसे दौर में थे जब कोल्ड वॉर चल रहा था। उस समय US, USSR सबके साथ हम लोग दूरी बना के रखते थे, लेकिन जब USSR का डिसोल्यूशन हो जाता है तो हमें एक तरह से नए मित्रों की ज़रूरत पड़ती है, नए नए सेंटर्स ऑफ पावर को देखने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हम लोग कोल्ड वॉर में भले ही अपने आप को कहते थे कि नहीं हम कोल्ड वॉर से दूर हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा लिंक थे USSR से। लेकिन USSR ही ख़त्म हो जाता है तो नाउ वी नीड सम न्यू फ्रेंड्स, एंड एट दैट टाइम ASEAN वेर ग्रोइंग वेरी रैपिडली, ASEAN was growing very rapidly, very prosperous and very successful in that sense. So इंडिया ने चाहा कि हम उन देशों के साथ भी बेटर रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी किया गया और ईस्ट के कंट्री की तरफ देखा गया, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया भी आते हैं।
उसके बाद मोदी जी के समय में, मोदी जी का जब पहला कार्यकाल आता है 2014 में, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी आया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आसियान कंट्री और ईस्ट के देश, इंडिया के ईस्ट की तरफ के जो देश हैं उनके साथ बेटर कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ने की बातें करी गई। तो इंडिया के लुकेस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट रहा है आसियान। ये पूरा आसियान के बारे में चीज़ें थी। अब आपको बताना है इस सवाल का जवाब। आपके सामने सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आसियान? आसियान से रिलेटेड में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? नाउ यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर, pause this video and put the answer in the comment box. I will personally check that and mark that correct or incorrect. Okay, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पार्ट की तरफ। That is the rise of the Chinese economy. ड्रैगन का उदय किस प्रकार से होता है? क्या हो गया कि चाइना इतनी बड़ी इकॉनमी बन गई? अगर मैं बात करूँ, आज़ादी के समय हम लोग कमोबेश एक ही समय पर आज़ाद हुए थे, और इंडिया तो आज़ाद हुआ था ब्रिटिश से, बट चाइना की अगर बात करूँ तो 1949 में वहाँ पर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होता है और उसके बाद वो बनता है। उसके बाद से लेकर 1980s अगर देखोगे, 80s के फर्स्ट आप तक देखोगे तो इंडिया और चाइना की स्थिति काफ़ी सिमिलर थी। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि चाइना आज इतनी बड़ी इकॉनमी बन चुका है, इंडिया को बहुत पीछे छोड़कर इतना आगे बढ़ गया? क्या ये बातें थी? चाइना जानते हो कि 1978 के बाद ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बना, और रिफॉर्म किया था 1978 में, और ये भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आज के समय में, और 2040 के आसपास ये यूएस को भी पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। कैसे बनाई, कैसे ये चीज़ें हुई? बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं चाइना के बारे में। देखो, चाइना अलग अलग समय में अलग अलग रूल के अंदर में रहा है। चिंग डायनेस्टी काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे रही थी, 1911-12 तक। उसके बाद फिर वहाँ पर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बनती है चियांग काई शेक के अंदर में, और काफ़ी समय तक चीज़ें चलती है। फिर वहाँ पर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होता है 1949 में, जिसके अंतर्गत वहाँ पर माओ जेडोंग के नेतृत्व में चीज़ें शुरू करी जाती है, चीज़ें एक रिवॉल्यूशन शुरू करा जाता है, और उसके बाद चाइना पीआरसी बना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और वो एक कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन कब हुआ, तो वो हुआ था 1949 में, थ्रू अ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन दैट वाज लेड बाय माओ जेडोंग। ठीक है, इसकी इकॉनमी कम्युनिस्ट मॉडल पे थी, तो सोवियत मॉडल पर बेस्ड थी शुरुआती समय पर, और उसने अपने आप को कैपिटलिस्ट दुनिया से अलग रखा। वो सोवियत यूनियन के साथ काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेट कर रही थी, कोऑपरेट कर रही थी। एक तो बॉर्डर भी शेयर होता है, तो बड़े पड़ोस का मुल्क है, और दूसरी बात कि दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री थे उस समय में। उसकी इकॉनमी शुरुआती समय में अगर आप देखोगे तो 5 से 6% से ग्रो कर रही थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, जिससे सरप्लस हो रहा था, जिसका यूज़ करके इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर रहे थे। सोवियत यूनियन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था, उनके एड एडवाइस पैसे से मिलते थे, एडवाइस मिलता था, और उसने अपनी इंडस्ट्री को बेटर ग्रो करना शुरू कर दिया था चाइना में। और चाइना ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि हमें इंपोर्ट जो करना पड़ रहा है, बाहर से जो मंगा रहा पड़ रहा है, उसको हम अपने ही देश में बना लें। जैसे मान लो कि मुझे कार दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो बेटर है कि हम अपने देश में ही कार बना लेंगे। तो इसको कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर देना, इंपोर्ट का ऑप्शन अपने ही देश में क्रिएट कर देना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर लेना। तो चाइना ने इस तरह की पॉलिसी को अपनाया कि भाई हम दूसरे देश से क्यों खरीदेंगे, हम लोग अपने ही डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बेटर कर लेंगे। सोशल इंडिकेटर्स की बात करें तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट या सोशल वेलफेयर काफ़ी अच्छा था, मतलब सिटीजन्स के लिए अवेलेबल चीज़ें थी। कम्युनिस्ट कंट्री में सारी चीज़ें होती ही है, और उस समय के ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनसे आगे था। ठीक है, इन सब मसलों में, हेल्थ के मसलों में, इन सब चीज़ों में। लेकिन फिर चाइनीज़ इकॉनमी को ओपन करना पड़ा, रिफॉर्म करना पड़ा। क्यों? देखिए, वहाँ पे 5-6% का तो ग्रोथ रेट था, लेकिन पॉपुलेशन भी 2-3% से ग्रो कर रही थी, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। मतलब पैसे तो बढ़ रहे थे, लेकिन खाने वाले भी बढ़ रहे थे, डकाड़ने वाले भी बढ़ रहे थे। ठीक है, तो इस कारण से उसकी इकॉनमिक ग्रोथ उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं कह सकते आप उस सेंस में। 5-6% से ग्रो कर रही थी, लेकिन 2-3% से पॉपुलेशन भी ग्रो कर रहा है, तो उतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं थी चाइना के ग्रोथ के लिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी उतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं रहा लंबे समय तक कि इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ चाइना ने अपनी इकॉनमी को क्लोज करके रखा हुआ था। जैसा मैंने बताया कि दुनिया के साथ ट्रेड वेड नहीं करेंगे, कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जिसके कारण से वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अब देखो, इस कारण से चाइना की जो लीडरशिप है उन्होंने 1970s में बहुत मेजर डिसीजंस लिए, और वो डिसीजन क्या था कि हम अपनी इकॉनमी को ओपन करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, हम इकॉनमी में चेंज करेंगे अपनी पॉलिसी, क्योंकि हम बर्बाद हो रहे हैं, कुछ दिक्कतें हो रही है। मकसद क्या था? मकसद यही था कि चाइना की जो स्टैग्नेंट और प्लान्ड इकॉनमी है उसको हम लोग मार्केट इकॉनमी में चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से
हम लोग सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से किया था ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, चाइनीज सिटीजन्स का वेलबींग हो सके। और उन्होंने 1972 में जो यूएस के साथ रिलेशंस थे उसको शुरू कर दिया। अभी तक यूएस के साथ रिलेशन नहीं था क्योंकि दोनों ही अलग अलग ख्यालात के मुल्क थे, एक कम्युनिस्ट कंट्री था, एक कैपिटलिस्ट कंट्री था, कोल्ड वॉर का समय था। लेकिन चाइना ने देखो पलटीबाजी अपनी, और एक तो सोवियत यूनियन के साथ उसका झगड़ा हो गया, ठीक है। तो चाइना ने बोला कि यार अब सोवियत यूनियन तो अपना दोस्त रहा नहीं और अपनी इकॉनमी भी बर्बाद हो रही है, तो यूएस के साथ रिलेशन बना लेते। और उस समय पे बहुत बड़ी बात थी, सोच सकते हो रिचर्ड निक्सन का विजिट होता है, ये अपने समय पे ये बहुत बड़ी बात थी कि यूएस एक कम्युनिस्ट कंट्री जा रहा है, इतना बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री जा रहा है, उसके साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है, ऑल बिकॉज कि चाइना को ज़रूरत थी उस समय यूएस की, ठीक है। तो यूएस के साथ उसने अपने रिलेशन को बेटर करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे देखो कैपिटलिज्म की तरफ चाइना मूव करेगा। फोर्थ मॉडर्नाइजेशन प्लान को लॉन्च किया गया 1973 में। जाओ इलाई जो उस समय के प्रीमियर थे उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया गया। फोर्थ मॉडर्नाइजेशन मतलब चारों एरिया में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री, चारों एरिया में हम लोग रिफॉर्म करेंगे, चारों एरिया को डेवलप करने की बातें रखी जाएंगी। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो चारों जो एरिया है उसको बढ़ाने की बात थी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक एंड मिलिट्री। फिर उसके बाद ओपन डोर पॉलिसी, मतलब अपने दरवाजों को खोल दो, अपने इकॉनमी को जो आपने क्लोज करके रखा हुआ है उसको आप खोल दो। 1978 में देन जियोपोंग उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी को अनाउंस करा। वही चीज़ थी कि बाहर से टेक्नोलॉजी आ सके, बाहर से कैपिटल आ सके, बाहर से पैसा आ सके, ठीक है। लेकिन ये भी उन्होंने अचानक से नहीं किया, जैसा मैंने आपने पढ़ा था इंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर में कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अचानक से कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर गया, अचानक से अपनी इकॉनमी को ओपन कर दिया। चाइना ने नहीं किया। चाइना की खूबसूरती यही थी, चाइना की इकॉनमी को बेटर होने का रीज़न ही यही है कि उसने अपनी इकॉनमी को फेज्ड मैनर में ओपन किया, धीरे धीरे ओपन किया, अचानक से नहीं ओपन कर दिया, अचानक से कैपिटलिज्म में शिफ्ट नहीं चले गए, शॉक थेरेपी यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे वो लोग अपने इकॉनमी को ओपन करते हुए चले गए। एग्रीकल्चर को पहले उन्होंने प्राइवेटाइज किया 1992 में, फिर इंडस्ट्री को उन्होंने प्राइवेटाइज किया 1998 में। ट्रेड बैरियर्स जो हटाए गए, मतलब बाहर से जो कोई इन्वेस्टमेंट आएगा तो पहले कुछ एरियाज में आएंगे, कुछ उन्होंने SEZ बनाए, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे ग्वांगडो वाला जो रीजन था उसको उन्होंने बनाया, फिर कुछ और रीजन को बनाया ताकि इस रीजन में अगर किसी को बाहरी मुल्क के किसी कंपनी को आना है पहले इस रीजन में आएगा, ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, दूसरे रीजन, तीसरे रीजन, ऐसे डेवलप करते हुए चले जाएंगे। मतलब उन्होंने अपनी इकॉनमी को पूरी तरह से नहीं खोल दिया, कुछ स्पेशल रीजन्स बनाए, कुछ स्पेशल क्षेत्र बनाए, एरियाज बनाए कि भाई इसको पहले डेवलप कराया जाना चाहिए। तो इस तरीके से अपनी इकॉनमी को धीरे धीरे ओपन करते चला गया। चाइना के रोड ऑफ सक्सेस की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, रूरल इनकम बढ़ा, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़ते चले गए, सेल्स काफ़ी तेज़ी से राइज करता चला गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो स्पेशल एरिया थे जहाँ पे उनको फैसिलिटी दी गई थी कि बाहर की कंपनी आए और अपनी टेक्नोलॉजी और कैपिटल को लेकर इकॉनमी को बेटर करे, इसका फ़ायदा मिला काफ़ी ज़्यादा। चाइना एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन चुका है आज के समय पे FDI के लिए। दुनिया में आज भी बड़े बड़े कंपनी सब चाइना में ही अपने प्रोडक्शन प्लांट वहाँ पे लगाते हैं। टेस्ला कहाँ बनाता है, एप्पल कहाँ पे बनाता है, मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनी है अपनी फैक्ट्रीज को चाइना में लगाती हैं, वहाँ पे FDI का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि कंपनीज आती हैं यहाँ पर। WTO का पार्ट बना चाइना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी 2001 में, जिसके तहत क्या हो गया कि अब WTO के पार्ट बन गए। इसका मतलब चाइना की पूरी इकॉनमी ओपन हो गई फॉर एनी कंपनी ऑफ एनी कंट्री, मतलब दुनिया का कोई भी देश का कंपनी जाकर चाइना में अपनी ट्रेड कर सकता है और बिजनेस कर सकता है। और ये WTO में कब आता है? 2001 में, ठीक है। और साथ ही साथ आगे भी अलग अलग प्लान्स को लेकर चाइना आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी चाइना की आबादी को इसका फ़ायदा मिल गया। बहुत सारे जो फ़ायदे हैं ना वो आप देखोगे ईस्टर्न पार्ट के जो एरियाज़ हैं उनमें ही मिला। जो वेस्टर्न पार्ट के जो एरिया हैं वो आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर दिक्कतें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया क्योंकि आप कैपिटलिज्म में आओगे तो ये सारी चीज़ें, और आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। फीमेल एम्प्लॉयमेंट के कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है, करप्शन भी यहाँ पर है। ऑब्वियसली यहाँ पर केवल एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, तो करप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। इथनिक जो माइनॉरिटी हैं, जो मुस्लिम से, वहाँ पर उनका भी सेपरेशन वहाँ पर होता है, तो ये भी देखा गया है। साथ ही साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ा है रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में। अर्बन पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा कमा ली है, लेकिन रूरल पॉपुलेशन बेचारी गरीब रह गई है। तो ये सारा पूरा चैलेंजेस था चाइनीज़ इकॉनमी के बारे में। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू
विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा इवेंट करेक्टली मैच है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है जिसका सही जवाब आपको देने हैं, राइट? तो चाइनीज़ इकॉनमी के राइज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में। इंडिया और चाइना के रिलेशन किस प्रकार से रहे हैं? देखो, अगर मैं बात करूँ काफ़ी पुराने समय की, तो इंडिया और चाइना दोनों ही बड़े पावर्स रहे हैं एशिया में। और ग्लोबल अगर आप ट्रेड की बात करोगे तो इंडिया और चाइना का काफ़ी बड़ा रोल रहा करता था, ठीक है? अकेले इंडिया और चाइना करीब करीब 30-40% दुनिया के ट्रेड का पार्ट हुआ करते थे। बहुत पुरानी बात है, ठीक है? चाइना की अगर मैं बात करूँ तो चाइना का अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे कंट्रोल रहा है, चाहे मंगोलिया, कोरिया, इंडो चाइना या तिब्बत का एरिया हो। अगर आप मैप को देखोगे तो ये मंगोलिया वाला रीजन है यहाँ पर, ठीक है? ये देखो, ये मंगोलिया वाला रीजन रहा है, कोरिया वाला रीजन रहा है, तिब्बत वाला रीजन रहा है। इन सब एरिया में काफ़ी ज़्यादा चाइना का अलग अलग समय पे इन्फ्लुएंस रहा है। और ये किंग जो चिंग डायनेस्टी है उनके रूल के बारे में बताया जा रहा है कि उनके रूल में इतने जगह पर उनका इन्फ्लुएंस था। अगर मैं बात करूँ इंडिया और चाइना के इंटरेक्शन की, तो इंडिया और चाइना का उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था एंशिएंट टाइम में भी। क्यों इंटरेक्शन नहीं था? बिकॉज इनके बीच में हिमालय आ जाता था। तो इसलिए आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की बात आपको नहीं मिलेगी, या ऐसा नहीं मिलेगा कि युद्ध हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच में या सारी चीज़। हाँ, लोगों का मूवमेंट ज़रूर होता था पासेस के थ्रू। हिमालय में बीच में पासेस है, बहुत सारे रास्ते हैं, उसके थ्रू लोग जाया करते थे, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन था या किसी एरिया के लिए दोनों देश लड़ रहे हैं, क्योंकि बीच में हिमालय, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था दोनों कंट्री के उतने ज़्यादा रिलेशन ना होने के। 20वीं सेंचुरी में आके दोनों कंट्री ने अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें भी आए। हालांकि जब इंडिया 1947 और पीआरसी बना 1949 में, तो शुरुआती समय पे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया, ताकि हम लोगों ने होप किया था कि हम दोनों ही देश, क्योंकि गरीब मुल्क हैं, बहुत बुरी स्थिति में हैं, एशिया के देश हैं, पिछड़े हुए देश हैं, तो हम लोग साथ मिल के आगे बढ़ेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर आप तस्वीर में देख पा रहे होगे, नेहरू जी हैं, बड़ी चाइनीज़ प्रीमियर है, तो इन्होंने तो नारा ज़रूर दिया था हिंदी चीनी भाई भाई के, इंडिया की तरफ से सब कुछ रिलेशन इंडिया की तरफ से ठीक। लेकिन ये लोग चीनी कम नमकीन ज़्यादा थे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने धोखा दिया। हम लोगों ने शुरुआती समय में चाइना का बहुत सपोर्ट किया था। वी आर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने पीआरसी को रिकॉग्नाइज किया था। जब यूएस नहीं मान रहा था पीआरसी को एक देश के तौर पे, हम लोगों ने किया। बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। यूनाइटेड नेशंस का जो यूएनएससी में परमानेंट सीट है, हम लोगों को ऑफर किया गया था, बट हम लोगों ने बोला नहीं, चाइना को देना चाहिए। 1962 में लड़ाई होती है, चाइना हम पर अटैक कर देता है। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। हम तो अपने दिमाग में सोच के बैठे हुए थे, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन हमें क्या पता था वो चीनी नहीं नमकीन है, वो दोस्त नहीं गद्दार है। 1962 के अक्टूबर में हम पर अटैक किया जाता है और हमारे बहुत सारे एरिया को वो कैप्चर कर लेता है। 20 नवंबर 1962 को ये लड़ाई ख़त्म होती है, लेकिन हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। और जो लद्दाख वाला रीजन है, उसमें से बहुत सारे एरिया को, जो अक्साई चीन वाला इलाका है, वो छीन लिया जाता है उनके द्वारा। तो ये सारी चीज़ें। 1962 का वॉर हमारे रिलेशन को ख़राब कर देता है पूरी तरह से। इंडिया चाइना रिलेशन को ख़राब करने में इसका बड़ा रोल है। रिलेशन बाद में धीरे धीरे स्टार्ट करने की कोशिश करी गई, बेटर करने की कोशिश करी गई। चाइना ने हमेशा प्रैग्मेटिक इशूज़ को ज़्यादा ध्यान रखा। प्रैग्मेटिक मतलब होता है कि वो प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा बेटर मतलब देखने की कोशिश करते हैं, रादर कि आइडियोलॉजिकल की हमारी आइडियोलॉजी ये है, वो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि 1970s में, जैसा मैंने आपको बताया, कि लीडरशिप का चेंज आता है। जब लीडरशिप का चेंज आया ना, उसके बाद ही बहुत सारी चेंजेस आने शुरू हो गए चाइना में। फिर राजीव गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर उस लड़ाई के बाद सबसे पहले विजिट करते हैं 1988 में। इसने रिलेशन को और बेटर किया, और 1981 के बाद से बॉर्डर इशू को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करी गई। बट ओवरऑल इंडिया वॉर ने काफ़ी ज़्यादा रिलेशन को ख़राब कर दिया। हालांकि इस चीज़ के बारे में हम लोग इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इसके ऊपर बृहद में डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, कि क्या था, क्यों थी लड़ाई, कैसे हुई थी, इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को पढ़ो, हम लोग रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 1962 का वॉर पूरी तरह से हम लोगों के रिलेशन को ख़राब कर दिया। बट लेटर वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड हैव
diplomatic relation. Even our Prime Minister Rajiv Gandhi visited in 1988 and talks started and all that. पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड की बात करें तो इंडिया चाइना रिलेशन बेटर होते चले गए. हम लोग स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डायमेंशन में भी काम करना शुरू कर दिया है. दोनों कंट्री को माना जाता है कि एशिया के बड़े जाइंट्स हैं. एशिया के पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स को ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं. हम लोगों ने पीस और ट्रैंक्विलिटी को भी मेंटेन करने की कोशिश करी है, एफर्ट्स डाले हैं. कल्चरल एक्सचेंजेस, साइंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की बात करी है. बॉर्डर पोस्ट खोले गए ताकि ट्रेड हो सके. बायलैटरल ट्रेड की अगर बात करो तो 1992 में जहाँ वो $338 मिलियन का हो रहा था, आज वो 84 बिलियन का होता है 2017 के डेटा की बात करें. बॉर्डर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं. साथ ही साथ एनर्जी डील्स भी होता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो सके. WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे और चाइना के जो स्टैंड्स होते हैं कई बार सिमिलर होते हैं, क्योंकि दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और डेवलप कंट्री के खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करते हैं. 1998 में जब हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे और हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण 2 के अंदर में. तो ये बिल्कुल बोला गया था इंडिया की तरफ से कि हमें चाइना और पाकिस्तान से थ्रेट है, इसलिए हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं. लेकिन इससे इंटरेक्शन में हमारी कोई दिक्कत नहीं आई थी. हालांकि चाइना हमेशा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को पैसे देता है, हथियार देता है. ये हमारे लिए बहुत टेंशन की बात होती है. हम लोगों ने बाउंड्री पे भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्स स्टार्ट करे हैं. हम लोग एक दूसरे के कंट्री को विजिट करते हैं. हमारे लीडर्स, हमारे मोदी जी वहाँ जाते हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग वो यहाँ पे आते हैं, झूला झूलते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं. रिलेशन को बेटर करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारे काम किए हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट में भी लेकिन देखते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों के बीच में. ये सब दिक्कतें हैं. क्या बॉर्डर डिस्प्यूट होता है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से बन रहा है? चाइना से लेकर पाकिस्तान पे ग्वादर पोर्ट को ये जोड़ेगा. लेकिन ये कहाँ से जा रहा है? POK वाले हिस्से से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जो कि इंडिया का भी हिस्सा है. तो इंडिया इस पर कंसर्न जमाता है कि भाई ये हमारी टेरिटरी से क्यों जा रहा है. साथ ही साथ UN में पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है. इंडिया कहता है कि मसूद अजहर जो एक आतंकवादी है उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करो, क्योंकि पाकिस्तानी है ना, घोषित करो. चाइना बोलता है नहीं 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 नहीं, कहाँ हो टेररिस्ट, कहाँ आया तो साधु आदमी. ये चीज़ें भी होती हैं, ऐसा चलता रहता है. बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो समय समय पे कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट होते रहते हैं. वेस्टर्न साइड की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा होता है. यहाँ पर आप देखोगे तो वेस्टर्न साइड में ये वाला जो एरिया है इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है. लद्दाख वाले रीजन में इस एरिया को तो उन्होंने कैप्चर ही कर रखा है. एक्साई चीन वाले इलाके में ये एरिया जो है ना, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला, वो काफ़ी कम कंट्रोवर्सी है. बट फिर ये ईस्टर्न रीजन जो है अरुणाचल प्रदेश वाला और ये सिक्किम वाला जो रीजन है, यहाँ पर डोकलाम वाला इशू काफ़ी ज़्यादा होता रहता है. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश के एरिया को वो अपना एरिया बोलते रहते हैं. समझ रहे हो? ये है चाइनीज़, अपना एरिया बोलते हैं कि ये हमारा एरिया है. अभी एशियन गेम्स चल रहा है चाइना में, तो अरुणाचल प्रदेश से जो खिलाड़ी गए हैं भारत की तरफ से, वो कहते हैं कि भाई इनको हम वीज़ा नहीं देंगे, ये तो चाइनीज़ हैं. तो ऐसा चलता रहता है. ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट अगर अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो चाइना बोलता है कि ये हमारे एरिया में इंडियन प्रेसिडेंट. भाई अरुणाचल प्रदेश अपना है. तो ये सारी चीज़ें हैं. बाकी CPEC के बारे में मैंने आपको बता दिया. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि POK से जाता है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर कंसर्न. ठीक है, हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ रेज करते हुए आ रहे हैं. नेक्स्ट इकोनॉमिक सेंटर आप कह सकते हो या न्यू सेंटर, वो है जापान. जापान आप यहाँ पर देख सकते हो एशिया में. ये रहा जापान. पूरा ये जो आइलैंड वगैरह है ये सब आपका जापान के अंदर में आता है. ठीक है, सो जापान की अगर हम बात करूँ तो जापान में कई सारी चीज़ें हैं. नेचुरल रिसोर्सेज बेचारे के पास काफ़ी कम है, तो ये इंपोर्ट्स पर ही हेविली रिलाई करते हैं. World War II के बाद इन्होंने धीरे धीरे अपने कंट्री को बेटर करना शुरू कर दिया और बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ के आज के समय में 64 में इन्होंने OECD और नेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट को ज्वाइन किया था और दुनिया के तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी है 2017 की बात करूँ तो. साथ ही साथ G7 का अकेला मेंबर है. G7 का अकेला एशियन मेंबर है. G7 दुनिया के जो 7 बड़े डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं ना, उनका एक समूह है. ठीक है, उसमें कौन कौन से कंट्री हैं यहाँ पर देखो. उसमें है जर्मनी, फ्रांस, जापान, US, उसके बाद इटली, कनाडा और इंग्लैंड, मतलब ब्रिटेन. तो मेरी गर्लफ्रेंड को जूस बड़ा पसंद है. ठीक है, तो इसलिए इसका नाम आप ऐसे याद रख सकते हो कि GF जूस. ठीक है, तो इसमें 7 कंट्री आते हैं जिसमें अकेला जो एशिया का मेंबर है वो है जापान. ठीक है, तो ये चीज़ है. साथ ही साथ
दुनिया का अकेला मुल्क जिस पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा है वो जापान ही है, हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर रिस्पेक्टिवली बॉम्ब गिराया गया था। बेचारे पूरे बर्बाद हो गए थे। यूएन के रेगुलर बजट का सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, करीब 10% पैसा देता है। यूएस के साथ इसका सिक्योरिटी अलायंस है 1951 से, जिसके तहत जापान की अपनी मिलिट्री नहीं है। यूएस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जापान को प्रोटेक्ट करे। आर्टिकल 9 जापान का ये कहता है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हम लोग लड़ाई को हमेशा के लिए त्यागते हैं और कोई भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए लड़ाई एक माध्यम नहीं होना चाहिए। दुनिया में 7th लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर करता है, करीब करीब अपने जीडीपी का 1% वो उस पर खर्च करता है। फेमस ब्रांड्स दुनिया में इसके मतलब चलते हैं, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माजदा, ये सब आप हाई टेक प्रोडक्ट्स। चाइनीज़ माल तो सबसे ख़राब होते हैं, जापानीज़ माल बड़े अच्छे रहते हैं। आपने सुना होगा इन सब प्रोडक्ट का, इन सब कंपनी का नाम। याज दुनिया में कितने बड़े नाम हैं। वही एक और नाम आता है साउथ कोरिया का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर है। यहाँ पर आप देख सकते होगे, ये रहा चाइना, और चाइना के ठीक नीचे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, तो नीचे वाला जो पार्ट है साउथ कोरिया ही है। साउथ कोरिया की अब बात करूँ तो कोरियन पेनिनसुला साउथ एंड नॉर्थ कोरिया में डिवाइड किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड 30th पैडलर से। यहाँ पर जो बीच में लाइन गुजरती है, मतलब जो बॉर्डर गुजरता है, उसको 30th पैडलर कहा जाता है। कोरियन वॉर चला था 1950 से 53 के बीच में। ये भी एक कोल्ड वॉर का ही कन्फेडरेशन था, जिसमें जो नॉर्थ कोरिया है उसको सपोर्ट कर रहा था चाइना और यूएसएसआर। ठीक है, आज भी सपोर्ट करता है रशिया और चाइना, ये कम्युनिस्ट कंट्री हैं। ठीक है, किंग जोंग उन जो आप देखते होगे, गोलू मोलू से ये व्यक्ति रहते हैं हमेशा मस्त हेयर स्टाइल लगा के। उसके बाद साउथ कोरिया जिसको सपोर्ट कर रहा था यूएस, तो दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, कोल्ड वॉर राइवलरी के कारण ये सारी चीज़ें हुई। बाद में दोनों कोरिया यूएन के मेंबर बनते हैं 1991 में। साउथ कोरिया में मिरेकल ऑन द हैंड रिवर कहा जाता है। मिरेकल हैंड रिवर, जैसे इंडिया में गंगा नदी है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वैसे ही वहाँ पर हैंड नदी है, और मिरेकल ऑन हैंड रिवर कहा जाता है क्योंकि साउथ कोरिया का इतना इंप्रेसिव प्रोग्रेस हुआ है ना, इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, इस कारण से साउथ कोरिया को मिरेकल ऑन द हैंड रिवर कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में इमर्ज हुआ है। छोटा सा कंट्री बट हुआ था। 1996 में OECD को इसने ज्वाइन किया और दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। साउथ कोरिया SDI की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, तो 18वां रैंक आता है। लैंड रिफॉर्म्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ पे इसने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन पे काम करता है। वहाँ की कई सारी कंपनी को आज के समय पे आप देख रहे होगे जो दुनिया भर में चलते हैं, तो एक्सपोर्ट इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, गवर्नेंस को इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप कर लिया, और इनके बगल का मुल्क नॉर्थ कोरिया बेचारा बर्बाद होते जा रहा है। साउथ कोरिया के ब्रांड सैमसंग, LG, Hyundai दुनिया भर में प्रोमिनेंट है। इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में भी काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हो रखे हैं, कल्चरल टाइज हैं। आपको बताना है कि कोरिया का, साउथ कोरिया का अयोध्या के साथ क्या रिलेशन है। आप रिसर्च करना थोड़ा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि साउथ कोरिया का और अयोध्या का क्या रिलेशन है। ये भी चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट साउथ कोरिया। नाउ योर फिफ्थ क्वेश्चन, इट हैज़ very few natural resources and imports most of its raw materials. It has renounced war as a sovereign right of a nation. Identify this country. इस कंट्री को पहचानना है कि इनमें से किस कंट्री के बारे में ये कहा जा रहा है। So that's it in this chapter. Finally खत्म हुआ ये चैप्टर। बहुत मुश्किल लग रहा था, अब बिल्कुल नहीं आएगा। फिर भी कोई दिक्कत है, चलो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पर भी हमसे आप जुड़कर चीज़ों को पूछ सकते हो। बट बहुत अच्छा लगा, और अगर आपने इसको लास्ट तक देखा है, वेरी थैंक यू एंड वेरी इम्प्रेसिव कि इस समय तक आपने इस चीज़ को देखा है। बहुत सारे लोग तो 5-10 मिनट में निकल गए, बस हो गया, लेकिन जो कॉन्शियस होके चीज़ों को बहुत मेहनत से करेगा, उसके परिणाम भी मिलते हैं। तो वेरी थैंक यू एंड बहुत अच्छा लगा। अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ, एक और चैप्टर के साथ। बहुत सारी कहानियाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज वी आर प्लेइंग लर्नर्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा ये वीडियो, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ना बहुत ख्याल रखो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।